इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, अब मान लो एक गाड़ी ले लिया, एक जो कि हॉरिजेंटल रोड में रन कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। अब ये ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से गाड़ी जो है हॉरिजेंटल रोड पे रन कर रहा है। अब फ्रॉम द सीलिंग ऑफ दिस व्हीकल इफ वी सस्पेंड द सिंपल पेंडुलम, अगर सीलिंग ऑफ द हॉरिजेंटली मूविंग एक्सेलरेटेड बॉडी इससे एक पेंडुलम को ऑसिलेट करे, तो पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। अब है कि इसमें अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वेट mg विल एक्ट दिस वे, एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी राइटवर्ड, तो सुडो फोर्स किधर होगा, ma दिस वे, और टेंशन इन द स्ट्रिंग T, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? ऑफ कोर्स नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन होने का मतलब है बैलेंसिंग फोर्स होना। तो जब एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ये तीन फोर्स के वजह से है, तो हाउ कैन इट हैव बैलेंसिंग कंडीशन? नेट फोर्स जीरो तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है ना। T कैन, यू कैन इमेजिन T बैलेंसिंग mg, देन व्हाट हैपेंस विथ ma तो फिर अनबैलेंस फोर्स रह जाएगा ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। अगर फोर्स, या तो फोर्स है ही नहीं मास में, इक्विलिब्रियम का मतलब है, या अगर फोर्सेस है तो भी बैलेंसिंग कंडीशन में है, तो यहाँ तो बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो नाउ दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि नॉर्मली जो वर्टिकल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सो अंडर दिस कंडीशन इफ द पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट, देन द नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन विल नॉट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इफ अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अंडर दिस कंडीशन, देन व्हाट इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ही अगर सिर्फ पूछेगा तो क्या होगा, देखो ऑब्वियस है कि वर्टिकल के साथ बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंसिंग फोर्स ये स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ एक एंगल थीटा पे डेविएट हो जाएगा, और जब हम इसमें सुडो फोर्स ma दिस वे, mg डाउनवर्ड दिस वे, और टेंशन इन द स्ट्रिंग दिस वे, ये तीन फोर्स को ऑन द मास देख पाएंगे लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया? तो यानी कि अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलेटेड सवाल हो, तो यानी कि नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज पॉसिबल एट एन एंगल थीटा। ये थीटा वो एंगल नहीं है जो एंगुलर एम्पलीट्यूड वाला थीटा नहीं है। अगर तुम जनरल थीटा से कंफ्यूज कर रहे हो तो फिर इसको थीटा के बजाय अल्फा लिख दो। जनरली एक पेंडुलम का जो ये एंगल थीटा हम लोग जनरल ड्राइंग में समझते हैं, वो एंगुलर एम्पलीट्यूड है, दैट इज एन एंगल ऑफ डेविएशन ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये है कि मीन पोजीशन खुद ही वर्टिकल के साथ डेविएटेड पोजीशन पर है, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रिंग मेक्स, नाउ we can write down, now string makes an angle alpha with vertical, string makes an angle alpha with vertical to reach the equilibrium position। समझ में आया कि नहीं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचने के लिए स्ट्रिंग जो है एक एंगल ऑफ डेविएशन पे
अवेलेबल है। अब ये एंगल एग्जैक्टली कितना है, इसको अगर समझना है कि अगर इवैल्यूएट करना है कि ये एंगल कितना है, तो उसका तरीका ये है कि तुम टी को जो दिख रहा है इसका 2 कंपोनेंट रेजोल्यूशन निकालो। बेस्ड ऑन अल्फा ये एंगल अल्फा होगा, तो दिस वर्टिकली अपवर्ड कैन बी रिटन टी कॉस अल्फा, द हॉरिजेंटल वन कैन बी रिटन टी साइन अल्फा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया टी साइन अल्फा इक्वल्स टू एम ए, एक इक्वेशन हॉरिजेंटली बैलेंसिंग फोर्सेस, और दूसरा टी कॉस अल्फा वर्टिकल अपवर्ड फोर्स विल बैलेंस एम जी, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, टी साइन अल्फा इज एम ए एंड टी कॉस अल्फा इज एम जी। यहाँ इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा दैट विल बी टैन अल्फा दैट इज इक्वल टू एम ए बाई एम जी, तो एम कटेगा है ना, जैसे टी कट गया, तो यानी कि टैन अल्फा बराबर ए बाई जी। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी रिटेन द एंगल ऑफ डेविएशन टू रिच इक्विलिब्रियम दैट कैन बी रिटेन टैन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, सो अंडर दिस कंडीशन व्हेन a horizontally accelerated body from the ceiling of an horizontally accelerated frame, if a simple pendulum is suspended and made to oscillate, ठीक है ना, तो तब जो उसका ऑसिलेशन जो होगा सो होगा उसका बाय आर्गुमेंट मीन पोजीशन खुद ही वर्टिकल से कितना एंगल tan इनवर्स ए बाई जी में होगा, पहला बात। दूसरा है कि जी इफेक्टिव एट दिस मीन पोजीशन क्या लिखेंगे, देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये एम ए और एम जी का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, ये इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ एम ए एंड एम जी। समझ में आया कि नहीं, ये रिजल्टेंट ऑफ एम ए एंड एम जी जो है वो कितना होगा, एम ए और एम जी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। एम ए इज हॉरिजेंटल, एम जी इज वर्टिकल, है ना, तो यानी कि रिजल्टेंट ऑफ एम ए एंड एम जी जो है दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, होगा कि नहीं। रिजल्टेंट फोर्स, दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे ना एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर प्लस 2 एम ए इंटू एम जी इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, एम को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो एम इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये हो गया एम इंटू दिस इज जी इफेक्टिव। समझ में आया कि नहीं, तो जी इफेक्टिव हो गया एट मीन पोजीशन दैट इज अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी कि इस कंडीशन में पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम अंडर दिस कंडीशन दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, ये होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम अंडर दिस कंडीशन। तो देख रहे हो एक ही पेंडुलम का अलग अलग केसेस में टाइम पीरियड डिफर कर रहा है, और उसका वजह क्या है, उसका वजह है चेंज ऑफ जी इफेक्टिव। ठीक है, एक एक कंडीशन में जी इफेक्टिव एक अलग अलग वैल्यू का हो रहा है। क्लियर है।